चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट असाइनमेंट में जो आप लोगों ने क्वेश्चन करने के लिए बोला है, जो करें जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है आपको, ये सारे क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको मना किया था कि ये क्वेश्चंस मत करना, ये क्वेश्चंस की वैरायटी अपन ने कवर नहीं करी है क्लास में। और ये वाले जो दोनों क्वेश्चन थे 24 25, ये वाले भी कवर नहीं किए हैं, बट मैं आपको बोलना भूल गया था। बट कोई बात नहीं, ये हम कर लेंगे अभी, है ना। इसको अभी हम आज की क्लास में सीखेंगे, और अगर अपन को टाइम अलाउड हुआ तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। एनी अदर क्वेश्चन विच यू वांट मी टू सॉल्व, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके अलावा, तो मुझे बता देना। ठीक है, वन बाय वन में जाता हूँ और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको गिवन है, विच इज समथिंग लाइक दिस। कि यहाँ ओरिजिन से पास हो रहा है ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बना दिया मैंने यार। चलो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ग्राफ बना दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये वाला ग्राफ दे के रखा हुआ है, एंड आपसे ए बी सी डी की वैल्यू पूछी हुई है कि ए बी सी डी की वैल्यू के बारे में क्या सीन है। तो इसमें कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, देयरफॉर ए मस्ट बी लेस देन जीरो, राइट। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट, एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, राइट। तो एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एंड देयरफॉर डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। दो बार कट कर रहा है तो दो वैल्यूज पे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब दो जीरोज हैं इसके। ठीक है, वो दोनों जीरोस, एक तो जीरो खुद है और एक दूसरा नंबर होगा जो पॉजिटिव नंबर होगा। उसके बाद में एक्स एक्स वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को भी यहाँ ओरिजिन पे ही कट कर रहा है, राइट। यहाँ ओरिजिन पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को। सो देयरफॉर सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है वो पॉइंट होता है 0,c। तो 0,0 अगर 0,c है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। b की वैल्यू के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू के लिए माइनस बी बाई टू ए को देखना पड़ेगा कि माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब माइनस बी बाई टू ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। नो, ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ ए वी नीड टू डिसाइड द साइन ऑफ बी। तो ये माइनस एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ, बी की मुझे नहीं पता क्या साइन है, टू। और ए की साइन भी मेरे पास नेगेटिव है, और मेरे को चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो मैं यहाँ पे कौन सी साइन पुट करूं, ताकि मेरे को यहाँ कौन सी साइन पुट करूं ताकि ओवरऑल मेरे को क्या मिल जाए, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिल जाए। तो भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको तो मेरे को पॉजिटिव ही पुट करना पड़ेगा ना। जब भी तो ओवरऑल पूरा साइन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव ऑलरेडी है, एक को नेगेटिव डाल दूंगा तो तीन नेगेटिव मिलके नेगेटिव साइन दे देंगे। ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, लेस देन जीरो आएगा इन दैट केस। तो देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन इज बी मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आज हम ये वाले भी डिस्कस करते हैं, 13 और 14 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, यहाँ पे पीक पॉइंट बनाया है और ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है। तो दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट वर्टेक्स। ए मस्ट बी लेस देन जीरो डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्केव डाउनवर्ड है। डी मस्ट बी लेस देन जीरो बिकॉज एक बार भी कट नहीं कर रहा है, एक बार भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो एक भी जीरो अवेलेबल नहीं है, मतलब किसी भी एक्स के लिए वैल्यू एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज C is also less than zero. Why C is less than zero? Because it is cutting the negative y axis. जब negative y axis पे कट कर रहा है तो C less than zero होता है। पॉजिटिव पे कट करता है, पॉजिटिव पे कहीं करता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर 0,0 से पास होता है तो C की वैल्यू जीरो होती है, जो इस केस में थी। माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए की साइन देख लेते हैं। और माइनस बी बाई टू ए की साइन कैसे बताएंगे भाई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव, आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किए हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी लेस देन जीरो होना चाहिए दिस ग्राफ के लिए, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये नेगेटिव आ गया, बी की वैल्यू डिसाइड करते हैं।
2 ये है, और यहाँ पे ए भी आपके पास क्या है, नेगेटिव। ओवरऑल आपको चाहिए लेस देन जीरो। तो भाई साहब अगर आपको लेस देन जीरो चाहिए, ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो चुके हैं, तो बी को क्या पुट करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। जब भी तो ये तीनों नेगेटिव मिलके नेगेटिव साइन देंगे और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो देयरफॉर बी मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक है भाई, जिसको थर्ड और फिफ्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी क्लियर है? जिसको भी डाउट था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ग्राफ बनाना है, कुछ इस टाइप से बनाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, सच दैट ए भाई साहब लेस देन जीरो हो, ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी ग्रेटर देन जीरो है, ये बता देगा हमको वर्टेक्स कहाँ पे आएगा। सी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, सी ग्रेटर देन जीरो ले लूंगा, और डी लेस देन जीरो ले लूंगा, है ना। तो अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे को बोलेगी कॉनकेव डाउनवर्ड ले लो। ठीक है, ये सी ग्रेटर देन जीरो वाली इंफॉर्मेशन बोलेगी पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे कट करेगा ग्राफ। और बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरे को कि ठीक है, माइनस बी बाई टू ए की अगर मैं साइन निकालूंगा तो कितनी आएगी। तो माइनस बी बाई टू ए की साइन, बी पॉजिटिव है, ए खुद नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इसकी जो साइन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वर्टेक्स जो है, देयरफॉर आई कैन से दैट वर्टेक्स इज, वर्टेक्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। क्योंकि एक्स पॉजिटिव कब होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये तो वर्टेक्स का, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब पॉइंट या तो फर्स्ट या तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इस पे आता हूं, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो ये बोलता है मुझे, ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये बोलती है कि भाई एक्स एक्सिस पे कोई कट नहीं है, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ग्राफिकली जरा मुझे ये बताओ कि भाई अगर मेरे को एक ग्राफ बनाना है जिसमें डी लेस देन जीरो कॉनकेव डाउनवर्ड का ग्राफ हो, कॉनकेव डाउनवर्ड का ग्राफ हो, तो कॉनकेव डाउनवर्ड का ग्राफ चलना तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही आते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड के ग्राफ, राइट। अब सी पॉजिटिव हो और डी लेस देन जीरो, तो सी पॉजिटिव का मतलब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करना है भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करना है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट करोगे जब आप, तो डेफिनेटली आपको दो बार क्रॉस करना पड़ेगा ना इसको, इसको दो बार क्रॉस करवाना पड़ेगा आपको, आपको कंपलसरी है कि दो बार क्रॉस करवाना पड़ेगा अगर सी पॉजिटिव है तो, विच इज नॉट पॉसिबल हियर बिकॉज इट इज टेलिंग डी लेस देन जीरो। तो ये आपस में सिचुएशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो चुकी है, पॉसिबल ही नहीं है। सी ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो पॉसिबल ही नहीं है कभी। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल ग्राफिकली तो हमने देख लिया कि भाई ये नॉट पॉसिबल है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था आपको, मैंने बोला था वो डी ग्रेटर देन जीरो का इंफॉर्मेशन दिया हो या नहीं दिया हो फर्क नहीं पड़ता लास्ट क्लास में। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट दिया हुआ है कि दिया हुआ है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लास्ट क्लास में जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें जो दिया हुआ था वो उसको मैच कर रहा था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना, अगर मैथमेटिकली देखोगे तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ए और सी। तो अगर आप देखोगे कि भाई ए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये वाली जो चीज है -4 AC, -4 AC एक पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाली है, क्योंकि 4 A और C मल्टीप्लाई होंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा और इसके साथ मिलके एक नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये कंपलसरी बना रही है कि डी नेगेटिव नहीं, डी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है अपने आप के स्टेटमेंट को। तो डेफिनेटली ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये वाली सारी इंफॉर्मेशन सही हो। ठीक है,
Let's come to the next question, which is question number 11. Find the range of the expression 3x square minus 4x. देखो इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन ये है कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दिस, फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन of the given expression in x belongs to R. मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात नहीं करी, बट अभी समझना आप लोग कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। भाई x बिलोंग्स टू R का मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है? बताओगे आप मेरे को इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ऑल द रियल नंबर्स। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि दिस मीन्स x कैन बी एनी रियल वैल्यू। x की कुछ भी रियल वैल्यू हो सकती है। मतलब जब आप बात कर रहे हो इस एक्सप्रेशन की, तो इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पे कोई लिमिटेशन नहीं है भाई। इस एक्सप्रेशन में फॉर दिस क्वेश्चन नो लिमिटेशन ऑन वैल्यू ऑफ x। ये पॉइंट को समझना आप। नो लिमिटेशन ऑन x का मतलब यह है कि जब आप ग्राफ बनाओगे, तो भाई ये जो x की वैल्यू होती है, इसके बारे में हमने अभी तक बात ही नहीं करी थी। हम तो क्या कर रहे थे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले रहे थे। ठीक है, तो जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी आई थिंक 2/3 पे, और आई थिंक डी इसका आएगा, डी आएगा 16 पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा। तो कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ आने वाला है बेटा। ठीक है, ये वाला इसका ग्राफ आने वाला है। अब इसका ग्राफ आने वाला है, ये बात तो सही है, ग्राफ आने वाला है और एक्स की वैल्यू में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो भाई साहब ये वाला ग्राफ आने वाला है कि ये कहां तक जाने वाला है, ये इंफिनिटी तक जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव द लिमिटेशन इन द वैल्यूज ऑफ एक्स। सपोज मैंने आपको बोला, ध्यान देना कि भाई अगर मैंने आपको बोला कि नहीं यार एक्स ऐसा करो आप 0 से लेके 5 तक की वैल्यू लो। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता तो मैं ये बोलता कि ठीक है 0 से लेके 5 तक मैं वैल्यू लूंगा, तो मेरा जो ग्राफ आता है वो ग्राफ मेरे पास ये आएगा। बट इस ग्राफ के लिए मुझे सारी वैल्यू नहीं चाहिए। मैं अब जो x की वैल्यू पुट कर सकता हूं, जो मेरे पास अब कंस्ट्रेंट है कि x की वैल्यू मेरे पास 0 से लेके 5 तक ही पुट कर सकता हूं, मतलब मैं इनपुट जो डाल सकता हूं वो मेरा कहां से कहां तक है, 0 से लेके 5 तक का इनपुट है। 0 से लेके 5 तक का इनपुट है, मतलब मेरे इनपुट में ये सारी नंबर ही चल सकते हैं, इसके अलावा भाई कोई नंबर मैं नहीं ले सकता। तो मेरा जो ग्राफ अब बन जाएगा, जो बचेगा वो कौन सा ग्राफ बचेगा? तो आप बोलोगे कि यहाँ जो 0 पे है, 0 पे जो आउटपुट है वो ये जो भी आउटपुट आ रहा है, और 5 पे जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब आपका जो ग्राफ बचेगा वो सिर्फ इतना बचेगा बेटा। अब मैं इसके बाहर की बातें नहीं करूंगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि मुझे कंस्ट्रेंट दे दिया कि नहीं भाई ये एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है ये एक्सप्रेशन ले लो, बट एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी वो मत लेना। अब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच में ही लेना है। मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट, है ना। और इसको एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स को मैं रिस्ट्रिक्ट डोमेन बोल देता हूं, है ना। डोमेन वर्ड में अभी घुसना मत आप, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है बट कहीं देखने को मिलेगा। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको अभी ऐसा बोल देते हैं अपन, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड
वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। तो जब वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वाई की वैल्यू भी तो रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब मेरा ग्राफ, ये पूरा बात थोड़ी करूंगा, अब तो बस ये रेड वाले ग्राफ के बारे में ही बात करूंगा। तो ये x बिलोंग्स टू r का मतलब यही होता है कि भाई अभी आपके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज ले लो, ठीक है, और आप देख लो कि उसकी रेंज क्या आ रही है। तो अब जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज अगर आप लोगे, तो डेफिनेटली आपकी मिनिमम वैल्यू भाई साहब यहीं पे आएगी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? तो मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने आपको कल बताया था कि हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट जाएगी। ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, कहां तक जाता जाएगा? इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन द मैक्सिमम वैल्यू, वी कैन कमेंट ऑन द मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस इज, कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू? माइनस डी बाय 4a एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2 है। माइनस डी बाय 4 मिनिमम वैल्यू होगी, और किसके लिए होगी? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2 पे होगी। तो ये समझ में आया? तो जो दो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़ा के रखे हुए हैं ना बेटा, कौन से क्वेश्चन? ये वाले क्वेश्चन मैंने जो मना किए थे, 13th और 14th क्वेश्चन। तो 13th एंड 14th क्वेश्चन में यही दुनिया चल रही है कि एक्स की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और अब आपको डोमेन निकालनी है ना। तो ये क्वेश्चन आज मैं ये सारे क्वेश्चन कर लेता हूं, उसके बाद उस पे आऊंगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि एक्स बिलोंग्स टू आर का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, कि अगर x बिलोंग्स टू r दिया, या x की कुछ लिमिटेड वैल्यूज दे के रखी है, तो इट इज मेकिंग चेंज इन द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग। ठीक है, और यूं तो अब इसकी रेंज निकालना है आपको, तो इसकी रेंज तो डायरेक्टली अब आपका आंसर यहाँ पे माइनस डी बाई 4 है, टू कहाँ हो जाना चाहिए? इन्फिनिटी। तो जितने भी क्वेश्चन में मैंने x बिलोंग्स टू r दे के रखा हुआ है, उसमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू यही होने वाली, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए। क्लियरिटी है या किसी को कुछ कंफ्यूजन बेटा? पढ़ूं आगे? क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 एंड देन फिर 20 पे आते हैं। हाँ, वापस मैं आऊंगा, इस पैटर्न पे वापस आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग, हाँ ये तो मैंने कल कराया था शायद, चलो देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 is a, and it occurs at, वो हाथ से क्वेश्चन फ्रेम किए हुए मैंने खुद ने फ्रेम किए हैं, तो हो सकता है लैंग्वेज इतनी अच्छी ना हो उसकी। ठीक है, x इक्वल टू बी, देन फाइंड a प्लस बी। तो भाई ये जो a है, व्हाट इज दिस? दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एंड व्हाट इज दिस b? द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, minimum value of expression coming a at x is equal to b। जब आप x की वैल्यू b पुट करोगे, तो आपको मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? a आएगी। तो अब आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू जो होती है वो आती है माइनस बी बाई 2a पे, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 पे आती है, और जो y मिनिमम होता है इस केस में, वो माइनस डी बाई 4a होता है। क्यों? क्योंकि कौन के अपवर्ड का ग्राफ है, कौन के अपवर्ड का ग्राफ है, तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4 है। तो भाई साहब x जो आएगा, किस x पे आएगा माइनस डी बाई 4 है, ये भी मैं बता देता हूँ। एक और चीज आपको बताता हूँ, चलो। माइनस बी बाई 2 a की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, विच इज वॉट? 3/2। एंड y मिनिमम माइनस डी बाई 4 आ रहा है, तो ये आ रहा है 9 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1।
विच इज इक्वल टू 31/4। करेक्ट, कुछ इस टाइप की वैल्यू आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू किसके लिए आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 31/4। किस एक्स के लिए आ रही है, 3/2। अगर इसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना, देखना मैंने क्रॉस वेरीफाई करके नहीं बताया था, बट अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो अगर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पे 3x+10 में x इज इक्वल टू 3/2 को पुट करके देख लेते हैं अपन, कितनी वैल्यू आएगी। देखो 3/2 को पुट किया, -3 × 3/2 + 10, ये वैल्यू आनी चाहिए एक्सप्रेशन की। कितनी हो जाएगी, 9/4 -9/2 + 10। आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा -18, और ये आ जाएगा आपके पास 40। देखो कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पास 31/4। यही तो -d/4 है, यहाँ पे आ ही रहा है, आना ही है। राइट, हम वही कोऑर्डिनेट तो वही लिखते थे ना, -b/2 है, -d/4 है, तो इस x के लिए ये y वैल्यू आनी है। तो ये मिनिमम वैल्यू इज ओकरिंग फॉर दिस पर्टिकुलरली x। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, दिस इज योर a, क्योंकि दिस इज द मिनिमम वैल्यू, एंड दिस इज योर b, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू इज ओकर एट दिस पर्टिकुलर x। क्लियर है 17 वाला, अभी तो डाउट नहीं है किसी को। और ये वाला फंडा भी क्लियर है कि भाई उस x के लिए 31/4 वैल्यू आती है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। Maximum value of this occur at x equal to -3 and minimum value is 1/2. Question number 20. Question number 20 is saying maximum value maximum value of ax square minus 3x plus c occurs at x is equal to -3 पे मैक्सिमम वैल्यू occur हो रही है, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2। देन फाइंड a एंड c। अब मुझे जरा ये बताओ कि भाई ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, जिसको भी डाउट है वो मुझे ये बताओ, जिसका आंसर नहीं आ रहा था या दिक्कत कंफ्यूजन थी। ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट देख के पता लगना चाहिए। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है भाई इसकी। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ग्राफ आपका कैसा होना चाहिए, कॉनकेव अपवर्ड होना चाहिए, कॉनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए, जरा बताओ। कि आप मैक्सिमम वैल्यू इस केस में निकाल सकते हो बेटा, या मैक्सिमम वैल्यू आप इस केस में निकाल सकते हो। तो डेफिनेटली मैक्सिमम वैल्यू इस केस में निकाल सकते हो, तो ये वाला केस नहीं बन रहा। इस केस में आप कौन सी वैल्यू निकालते हो, मिनिमम वैल्यू निकालते थे, राइट। इस केस में आप मैक्सिमम वैल्यू निकालते, तो ये वाला बन रहा है। तो आपका पक्का ए जो है भाई साहब, वो तो नेगेटिव आना ही चाहिए। जो भी आंसर आए ए नेगेटिव आना ही चाहिए। ठीक है, ये तो हमको कंफर्म है। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा हूं और मेरे को एक ही ऑप्शन है जिसमें ए नेगेटिव वैल्यू दे के रखी हुई है, तो मेरे को बिना सॉल्व किए उसको टिक करना है। मान लो 4 ऑप्शन है और 4 में से 3 ऑप्शन पॉजिटिव और एक ऑप्शन नेगेटिव है, मेरा काम खत्म। मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। वो नेगेटिव वाला ऑप्शन टिक मार के निकल जाना है आपको, क्योंकि पॉजिटिव आंसर हो ही नहीं सकता। ये जस्ट एक ट्रिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, आपको खुद को भी समझ में आ जाएगी जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दोगे। ठीक है, चलो तो अभी तो वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑकर एट x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 पे जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो -b/2a पे आती है। वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस केस में, वो -d/4a होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि -3 मेरे पास किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ -3, b की वैल्यू -3 है डिवाइडेड बाई 2a के।
तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस बचा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, -1/2। a की वैल्यू आ गई -1/2। अब -d/4 है, जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो -d की वैल्यू b² -4ac डिवाइडेड बाय कितनी आती है, 4a, विच मस्ट बी इक्वल टू कितना, हाफ, क्योंकि ये हाफ आपको मैक्सिमम वैल्यू हाफ गिवन है भाई। कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -9 -4ac इज इक्वल टू ट्वाइस है, तो ये आ जाएगा -9 +4ac ट्वाइस ए की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है, -हाफ, तो यहाँ पे -हाफ पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये -2c बचेगा, तो 2c इज इक्वल टू -8 बचेगा, c इज इक्वल टू -4 बचेगा, दैट्स ऑल। सेम सिमिलर टाइप वाला क्वेश्चन था जो हमने लास्ट में किया, सिर्फ ये कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए था, तो डेफिनेटली हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे थे। वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो कॉन्केव अपवर्ड के लिए था, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम मिनिमम वैल्यू की बातें कर रहे थे। मिनिमम वैल्यू आएगी -d/4 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है, दोनों -b/2a के लिए आएगी, सिर्फ डिफरेंस कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड का होगा, ठीक है। तो वी आर डन विथ 17, वी आर डन विथ 20, लेट्स डू 23। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, फाइंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है भैया। ये नंबर, ये मतलब समझ में आना चाहिए कि यू नीड टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर फॉर विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a-1 plus 2x minus x square is smaller than, is smaller than minimum value of, is smaller than the minimum value of the expression x square minus 2ax plus 10 minus 2। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जो है इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे भी छोटी होगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो भाई ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा इज्जत से लिखते हैं सबसे पहले। ये -x² प्लस 2x प्लस a-1 है, और ये वाला एक्सप्रेशन तो हमारे पास ऑलरेडी इज्जत से लिखा ही हुआ है। इज्जत से लिखा होने का मतलब पहले x² देन x एंड देन कांस्टेंट, पहले x² देन x देन कांस्टेंट। तो इसमें कॉनकेव अपवर्ड का ग्राफ, सॉरी कॉनकेव डाउनवर्ड का ग्राफ है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो -d/4 आएगी, करेक्ट। कॉनकेव अपवर्ड का, सॉरी कॉनकेव डाउनवर्ड का ग्राफ है, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू आएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू इसका -d/4 आएगी। ये तो आ ही रहा है आपको समझ में। बस अब वो इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले हम। तो -d/4 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, तो वो वैल्यू आ जाएगी -b² -4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1। गलती मत करना वैल्यूज निकालने में। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 है एंड -4 डिवाइडेड बाय -4। ये माइनस माइनस कैंसिल, एक और माइनस कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी a ओनली। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ओनली a विच इज -d/4 है ना। -d/4 है, ये जो a लेके रखा हुआ स्टैंडर्ड a है, फॉर्मूले वाला a है, यहाँ पे a की जगह -1 है, तो कंफ्यूज मत होना। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये बोलोगे -d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2a का स्क्वायर -4
ए की जगह 1 है भाई साहब और सी की जगह है 10 - 2 है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देते हैं। द होल डिवाइडेड बाय 4 × 1, तो ये आ जाएगा -4a² -40 + 8a डिवाइडेड बाय 4। और ये नीचे वाले 4 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास -a² -2a +10 बच जाएगा। ये अब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकाल ली, -d/4a निकाला, कोई बड़ी बात मैंने नहीं करी है। अब वो ये बोल रहा है कि भाई जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि ये है, तो ये जो a है ये छोटा होना चाहिए, ये इज स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विच इज दिस। तो ये किससे छोटा होना चाहिए? ये इससे छोटा होना चाहिए, इस वैल्यू से छोटा, मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये बोल रहा है। ये बस अब इसको आप बना दो बढ़िया, आपने इसको तो बहुत सॉल्व किया हुआ है। अब ये तो आपने बहुत इजी सी एक क्या आ गई, इनइक्वेशन आ गई, इसको तो अब आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो, कर सकते हो। इसको क्या आएगा, इसका फैक्टर a+7, नहीं 3 है ना, सॉरी, -5 × 2, हाँ -5 + 5 × 2, राइट, +5 ये आएगा। तो अब आप इसका वेव कर्व बना देना, आप बोलोगे एक -5 ले लो, एक आप +2 ले लेना। अब देखो 2-3 कॉन्सेप्ट कंबाइंड हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में पूछे जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वेव ऐसी बन जाएगी, बट आपको चाहिए नेगेटिव, आपको क्या चाहिए, <0 चाहिए। तो <0 चाहिए तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था अभी आपके लिए। जैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या बोल रहा है, उसकी वैल्यू उससे छोटी हो गई, ये सब क्या लिख रहा है। हाँ, अब आपको चाहिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, आपका आंसर ये भी नहीं है, आपको चाहिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर नेचुरल नंबर कौन कौन से आ रहे हैं भाई, इसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं -4, इंटीजर की बात करूं, -3 -2 -1 0 और 1। तो देर इज ओनली वन नेचुरल नंबर विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो आपके पास ओनली वन, एक ही नेचुरल नंबर है, तो एक ही है तो वही लार्जेस्ट होगा भाई, खत्म काम आपका। तो 1 इज योर आंसर फाइनली। अगर ये पूछता हाउ मेनी इंटीजर्स आर पॉसिबल, तो आपका आंसर कितना होता। अगर ये पूछता हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल सच दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू, तो आप आंसर बोलते 6, राइट। क्यों 6? क्योंकि इंटीजर कितने आ रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन टिपिकल पूछे जाएंगे आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में, इस टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर है 23rd वाला। 24 25 को होल्ड करूंगा अभी के लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन भाई 24, मतलब ये वाले क्वेश्चन छोड़ के, मतलब डेफिनेटली 13 14 को छोड़ दो, 24 25 को छोड़ दो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी ने मुझे भेजा था एंड में, 26 27 28। तो 26 27 28 का तो तरीका अब आप सीख ही चुके हो, मैं एक बार और कर देता हूँ। मैं रीजन बताता हूँ वो क्यों इस असाइनमेंट में इस तरीके से डाले हुए हैं मैंने, तो आपको थोड़ा सा मजे आएंगे। 2x² - 3x + 6 ग्रेटर देन 0 है। आप बोलोगे सर इसको तो सॉल्व करने में मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको फैक्टराइज करूंगा, तो मैं फैक्टराइज करने बैठूंगा तो क्या फैक्टराइज होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ±√9 -4 × 2 × 6 डिवाइडेड बाय 2 × 2। नो फैक्टराइजेशन बिकॉज इसका d कितना आ रहा है, मैंने समझाया था आपको, याद है। d <0 होगा तो भाई फैक्टराइज नहीं होता है, बताया था ये। तो इसका आंसर क्या आने वाला,
सबसे पहले इसका आंसर की बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। अब मैं आपको पुराने कनेक्शन और इस कनेक्शन में बातचीत करता हूं कि भाई मैंने आपको ऐसा क्यों बोला था, उस पे बात। मैंने आपको क्या बोला था भाई, अभी इसको याद रख लो, मैं रीजन आपको बाद में दूंगा। तो वो टाइम आ चुका है जब मैं आपको उसका रीजन दूं। ठीक है, मैंने ये बोला था कि कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है एंड इफ यू कैनॉट फैक्टराइज इट बिकॉज डी इज लेस देन जीरो है, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू r लिख देना। अब इसका रीजन ये होता है कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे दोस्तों, तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या y की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है क्या कभी? ये ग्राफ बेचारा कॉनकेव अपवर्ड है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह गया। इज देयर एनी वैल्यू ऑफ y, मतलब इज देयर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ y इज पॉसिबल इन दिस ग्राफ? नहीं ना। तो फिर ये लेस देन ग्रेटर देन जीरो ही होगा ना हमेशा, पॉजिटिव ही है ना हमेशा। तो आप यहां से डायरेक्ट बोल दो, ग्राफ देख के बोल दो कि x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर आना चाहिए भाई, अगर मैं इसको ग्रेटर देन जीरो बोलूं तो। आ रहा है क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? ग्राफिकली समझो, अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करो आप। अब आपने ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अब आप इसका ग्राफ बनाना सीख गए हो। तो आप बोलोगे कि सर इसका जब ग्राफ बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, बेचारा कट तो होगा ही नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा ग्राफ। क्यों होगा जरा मेरे को रीजन बताओगे क्या? इसमें डी का कोई लेना देना है क्या? इसमें डी का लेना देना है भाई, डी लेस देन जीरो आता है ये कंडीशन में। देखो ये आ गई ना रिलेशन सेम, कि डी लेस देन जीरो है जब भी तो कट नहीं कर रहा है वो। तो वही हमने वही निकाल दिया था कि अगर डी लेस देन जीरो होगा तो आपको एक्स बिलोंग्स टू आर लिखना। उसका रीजन ये है कि डी लेस देन जीरो है तो इसका जो ग्राफ आएगा क्वाड्रेटिक का वो हमेशा कॉनकेव अपवर्ड है और ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो भी पॉजिटिव ही आएगी, तो ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे ये आंसर डायरेक्ट इन इक्वेशंस में लिखा था और मैंने बोला था इसके रीजंस मैं बाद में बताऊंगा। इसका रीजन यही है, ग्राफिकली जब आप इसको बनाओगे तो हमेशा ऊपर का ऊपर रह जाएगा। अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है, ए लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, तो इसका आंसर क्या आता था पता है क्या आपको? याद है क्या? बताओ जरा मेरे को फटाफट। मैंने क्या कंडीशन, मतलब अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और डी लेस देन जीरो है, तो मैंने इसका आंसर क्या बताया था आपको कि एक्स बिलोंग्स टू फाइव, याद है सबको? कि x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती इस केस में, इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, अंडर द कंडीशन कि ए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो, तो आप ग्राफ क्या बोलोगे? बोलोगे सर कॉनकेव डाउनवर्ड लेना और एक बार भी कट मत करना, यही करोगे ना? तो देयरफॉर दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। अबे भाई ऑलवेज नेगेटिव है, तो जब आप इसको ग्रेटर देन करोगे तो x बिलोंग्स टू 5 तो लिखना पड़ेगा यार। आ रहा है क्या समझ में? अभी आया समझ में? जो मैंने रीजंस वहां लिखाए थे, जो मैंने कंक्लूजंस निकाले थे, वो कंक्लूजंस ग्राफ से इंस्पायर्ड थे, वही यहाँ पे क्वेश्चंस की तरह मैंने डाले हुए हैं कि भाई ये अब आपको समझ में आना चाहिए ग्राफिकली कि इसका आंसर x बिलोंग्स टू r क्यों आएगा। पहले आपने इसको याद रख लिया था, मैंने याद करने को बोला था, रीजन नहीं दिए थे, रीजन उसके ये और इसके रीजन ये है। अभी क्लियर है सबको या इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? ग्राफिकली थॉट दोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी, हर एक चीजें आपस में कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, तो वो कनेक्शन बिठाना आपका काम है। जिस दिन वो कनेक्शन बिठाना आप सीख गए, उसका एप्लीकेशन करना आप सीख जाओगे। एंड जिस दिन आप एप्लीकेशन सीखना करना सीख गए तो मतलब 70% प्रिपरेशन आपकी जेई की हो गई। फिर अब आपका यही है कि चैप्टर पढ़ो, समझो, उसको अप्लाई करो। तो अप्लाई करने में जो मैक्सिमम स्टूडेंट जहां मार खाते हैं वो एप्लीकेशन पार्ट ही होता है। भाई समझ में आ गया, आधा अधूरा समझ में आता है, सारी चीजें पता रहती नहीं है और फिर क्वेश्चन होते नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी बेटा, उसमें मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा और आप भी हेल्प नहीं कर पाओगे।
तो जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहेगी उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो वैसे तो हम जनरली क्या करते हैं, हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं, बट देयर आर टाइम्स व्हेन वी टेल यू कि नहीं भाई इसको अभी के लिए याद रख लो, या इसको हमेशा के लिए याद रख लो, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट के वो अपने सिलेबस में है या नहीं है या बाद में आएगा, तो हम उस तरीके से आपको उसी टाइम पे बोल देंगे कि अभी आप याद रख लो या अभी आप भूल जाओ। चलो इसका एक और एग्जांपल मैं लेता हूं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है -3x² + 4x -3। इसका ग्राफ आपको बनाने के लिए बोला। क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है भाई कि -3x² + 4x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरे को निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है क्या है। तो मैं इसमें सबसे पहले जो कंक्लूजन, जो अभी तक मैं ग्राफ नहीं बनाता तो मैं ये बोलता कि भाई इसका a लेस देन 0 है, इसका d भी निकालूंगा। d कितना आएगा मेरे पास 16 -4 इंटू -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 माइनस ऑफ 12 48 आई थिंक -36 -32 लेस देन 0 आ गया। तो अगर d लेस देन 0 है और a लेस देन 0 है तो मैंने आपको बोला था कि आप आंसर याद रख लेना। इसका आंसर क्या आएगा जरा बताओ तो, x बिलोंग्स टू कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा तो ये नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आंसर 5 आएगा। करेक्ट, ये मैंने आपको समझाया था पहले। और अगर इसी की जगह आपके पास क्वेश्चन ये होता +4x -3 लेस देन इक्वल टू 0, अगर क्वेश्चन आपके पास ये होता तो आप आंसर क्या बोलते, जरा मुझे बताओ कि x बिलोंग्स टू r होता। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था कि a और d की वैल्यू पे आप ये आंसर लिख सकते हो। क्लियर है ये क्लियरिटी है सबको, -∞ टू +∞ यहाँ पे होगा। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि ये मैंने क्यों बोला था। ये मैंने इसीलिए बोला था कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बेटा, तो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। 2/3 पे इसकी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा बेटा, है ना। ये आप बना सकते हो, मैंने डायरेक्ट बना दिया, आप बना देना। तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। अब मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ कि भाई साहब -3x² + 4x -3 पॉजिटिव कब होगा। अगर मैं पूछता पॉजिटिव कब होगा भाई, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, तो आप बोलोगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां आ रही है जो कि खुद एक नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या नेगेटिव वैल्यू है। और आप बोल रहे हो पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव तो चांस ही नहीं है ना। पॉजिटिव तो जब होगा जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखूं मैं, अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा तो कभी पॉजिटिव होगा, नेवर। अब नेवर पॉजिटिव मतलब क्या आएगा आंसर, यही तो यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए उसने 5 लिखा है, यहाँ पे यही तो लिखा है। आ रहा है समझ में। और अगर मैं बोलता कि नहीं अब मुझे ये बताओ कि -3x² + 4x -3 लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब ये नेगेटिव या 0 कब होगा। तो आप बोलो सर इसमें क्या नेगेटिव, ये तो हमेशा ही नेगेटिव, इसका आउटपुट तो हमेशा यही आ रहा है ना, यहाँ पे आउटपुट आ रहे हैं इसके, हमेशा नेगेटिव ही आउटपुट आ रहे हैं। तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर सारी वैल्यूज ले लो। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अभी आया समझ में कि ये आंसर्स क्यों लिखे थे। अब कंडीशन तो यही आती है ना, कंडीशन तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये नीचे के नीचे क्यों ले रहा है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि a लेस देन 0 है और d भी बेचारा क्या है, लेस देन 0। अभी d लेस देन 0 है, जब भी तो ग्राफ नीचे इसको कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा तो नीचे का नीचे ही रह जाएगा। तो वही तो a लेस देन 0 और d लेस देन 0 में ही हमने कंडीशन लिखी थी। अभी क्लियर। और सेम अपोजिट वर्क्स फॉर कॉन्केव अपवर्ड के लिए। तो अब वो जो पार्ट वहां पे थोड़ा सा मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, उसकी क्लियरिटी अब आपको यहाँ पे आनी चाहिए बेटा। देखो अभी क्या है कि ये चैप्टर में मुझे सारी चीजें आपको समझानी पड़ती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये पहला चैप्टर, पहले दूसरे चैप्टर तक हर एक चीज, बाद में ये चीजें खुद आप कनेक्ट करने लगोगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली, बट कनेक्ट करने लगोगे दिमाग लगाओगे तो।
और जिस दिन कनेक्ट करने लग गए ना, उस दिन आप एक अच्छी कंडीशन में आ जाओगे, एक डिसेंट कंडीशन में, अगर बहुत अच्छी कंडीशन नहीं तो स्कोर करने में। आपको पता चलना चाहिए कि पढ़ना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आधे अधूरे मन से या आधे अधूरे चीजों से पढ़ते रहोगे तो कंपटीशन क्रिएट नहीं होगी। मन से प्यार से पढ़ते रहोगे, अपने आप चीजें समझ में आएगी, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। नहीं तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा मैथ्स में पर्टिकुलरली, क्योंकि मैथ्स आपको हार्डवर्क मांगेगा, मेहनत मांगेगा, सॉल्व आपको बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में भी किसी दिन अपन बात करेंगे। अभी तो खैर अपन ने चालू करी है प्रिपरेशन, एक दो चैप्टर होने तो फिर मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किस तरीके से दुनिया चल रही है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है कि आप मैक्सिमम इनका एक्सट्रैक्ट कर पाओ और स्कोर कर पाओ। इट डजेंट मैटर कि टिल 10th व्हाट यू हैव डन, इवन इफ यू हैव स्कोर 60-70%, के इस साल तो आपकी एग्जाम्स नहीं हुई है, बट इवन इफ यू हैव स्कोर 60-70%, अगर एग्जाम होती तो भी आप क्रैक कर सकते हो कंपटीशन एग्जाम। दैट इज नॉट ए बिग टास्क। मैंने 60% के नीचे बच्चों को जेई क्रैक करते हुए देखा, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ, वो भी 1000 रैंक पे ऑल इंडिया, जिनका 60% के नीचे है 10th में। सिर्फ रीजन यही है कि जिस दिन आपकी नींद खुल गई कि नहीं यार अब पढ़ना है, अब पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए आपका। पढ़ने का तरीका अगर आपका सही है कि भाई मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं उसको समझता हूँ अच्छे से, जिस दिन वो चीज आपने डेवलप कर ली, एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा डेवलप कर लिया, क्वेश्चन होते जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बोला था बेटा आप लोगों ने? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, मतलब अपार्ट फ्रॉम दोस 4 क्वेश्चन जो मैंने छुटाए थे? हाँ, 24-25 के लिए अभी छोड़ दो, 26-27 वो 4 क्वेश्चन छोड़ दो, उसके अलावा 28-29 तो क्लियर है आपको? 28-29 तो क्लियर है? एनीवन जिसको 28-29 नहीं क्लियर हो? नहीं तो फिर मैं इन क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्लियर है सबको? अब देखो, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन पे आ रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 पे आ रहा हूँ। ये एक पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो आपको बुकलेट भी जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। लॉजिक समझना उसके पीछे का, 24 और 25 दोनों के पीछे का। 24 क्वेश्चन बोल रहा है सी इज पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव एंड 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन गिवन है, डज नॉट हैव एनी रियल रूट, डज नॉट हैव एनी रियल रूट, then find the least value of, then prove that, then prove, then prove 2a minus 3b plus 5c must be greater than 0। ठीक है, अब क्वेश्चन की थोड़ी सी जो डिटेलिंग है उसको समझते हैं हम लोग कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहली चीज बोल रहा है सी पॉजिटिव है, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव है। उसके बाद बोल रहा है कि डज नॉट हैव रियल रूट। व्हाट डज दिस मीन, इट डज नॉट हैव रियल रूट? मतलब कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। करेक्ट है? इतना समझ में आ रहा है आपको कि देयर वुड बी नो वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन? करिए। अब देखो, अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ जो है वो कॉनकेव अपवर्ड बनना चाहिए कि कॉनकेव डाउनवर्ड बनना चाहिए? सबसे पहले मुझे ये बताओ, किस पे डिपेंड करेगा वो? किस पे डिपेंड करेगा? कॉनकेव ए पे डिपेंड करेगा। ए के बारे में कुछ बोला है क्या आपको? अरे भाई साहब, ए के बारे में कुछ बोला है क्या आपको जो मुझे आप बोल रहे हो कि नहीं सर कॉनकेव अपवर्ड या डाउन? ए के बारे में कोई कमेंट टिल नाउ? नो कमेंट। हाउ कैन यू कंक्लूड कि नहीं कॉनकेव अपवर्ड ही बनना चाहिए? एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन डिस्कस। आई वांट दिस आंसर फ्रॉम योर एंड। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, आई वांट टू हियर इट। हाँ, तो रेज योर हैंड प्रिया। बोलो बेटा रुचिर।
is C is positive and it has no roots. If it was concave downwards, then it would cross the like x-axis to go to C being positive. So it never has to cross the x-axis if it has no roots. या राइट, करेक्ट करेक्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि सर सी तो पॉजिटिव है। अभी सी पॉजिटिव है, अब सी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई जहां भी कट कर रहा है ग्राफ, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और साथ में ये बोल दिया है कि एक बार भी एक्स एक्सिस को भी कट नहीं कर रहा है। तो भाई ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। अगर ऐसा बनने जाएगा तो डी तो लेस देन, डी तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो कॉनकेव डाउनवर्ड का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सी ग्रेटर देन जीरो दे दिया, तो सी ग्रेटर देन जीरो इनडायरेक्टली इंप्लाइंग के ए भी ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा है कनेक्शन? देखो उस चीज का कि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही कट कर रहा है, तो ग्राफ तो अब आप श्योर हो कि ग्राफ आपके पास या तो ये वाला होना चाहिए, या तो आपके पास ग्राफ ये वाला होना चाहिए, क्योंकि डी लेस देन जीरो। अभी डी लेस देन जीरो, तो ये वाला ग्राफ तो आपने कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सी यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसी केस में पॉजिटिव होगा, तो यही केस लेना पड़ेगा और यही केस लेना पड़ेगा, तो ए पॉजिटिव होगा। करेक्ट? तो दिस इज द रीजन फॉर द कंक्लूजन that the A is positive, and if A is positive definitely ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा। इसमें कोई, ये समझ में आया आपको? कनेक्शन समझ में आया कि C के बेसिस पे A की साइन को हमने डिटरमाइन किया। ठीक है, अब तो सिंपल है कि जब हर एक वैल्यू के लिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ x दिस इज पॉजिटिव, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। इसमें किसी को कोई पंगा भैया कि अब जब ये वाला ग्राफ मेरे पास बचा है, अब मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मेरा ग्राफ कुछ इसी पैटर्न का आने वाला है, कॉनकेव अपवर्ड है और ऊपर का ऊपर ही रह जाना है, तो हर एक वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने वाला है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। भाई अगर हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होने वाला है, तो क्या एक्स इक्वल टू -1 के लिए भी पॉजिटिव होने वाला है क्या? हाँ के ना? एक्स इक्वल टू -1 के लिए पॉजिटिव होने वाला है क्या? -1 इनपुट डाल दो यार, आप डाल दो -1 इनपुट, पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। अब -1 पे इसका एक्सप्रेशन क्या आने वाला है जरा देखो। 2a -1 का स्क्वायर प्लस 3b -1 प्लस 5c, यही आने वाला है। ये पॉजिटिव आना चाहिए ना भाई, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ठीक है, ये 2a बच गया, ये -3b बच गया, ये +5c बच गया, तो पक्का जीरो से बड़ा तो आना ही चाहिए। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे खींचा है उनने? अब पूछोगे सर -1 आपको कैसे आया, तो भाई -1 मेरे को इसको देख के आया कि भाई अगर मैंने इस एक्सप्रेशन में -1 पुट किया तो आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड आ रहा है क्या समझ में? अब आपको सोचना है, यही तो मैथ्स है। सिर्फ समझना काम नहीं है, अब आपको सोचना भी पड़ेगा कि कैसे मैनिपुलेट करूं। तो x इक्वल टू -1 मैंने यहाँ पे पुट किया, और x इक्वल टू -1 पुट किया, और मेरे को पता चल ही चुका था कि x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू -1 के लिए भी पॉजिटिव है, तो बस मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? आया समझ में? क्वेश्चन अच्छा है बेटा। वापस से घर पे जाके सोचना कि क्या क्या रीजन दे रहा हूं मैं। किसी को डाउट? थोड़ा 25th क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाओ तो जरा, जिसको हो चुका है। समझना जरूरी है, इसको घर पे जाके खुद सोचना। ये क्वेश्चन आपको बुकलेट में भी मिलेगा, एक दो क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, क्वेश्चन जेई में इस टाइप का क्वेश्चन इस पैटर्न पे। ये अभी तक जितना भी मैथ्स अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ 10-12 लेक्चर में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई कैन से।
इस साल ऑफलाइन क्लास होगी क्या ना मुझे नहीं पता बेटा मतलब इट तो डिपेंड ऑन द फैक्टर। डेफिनेटली आई थिंक 4-5 महीने बाद हो जानी चाहिए, कम से कम 4-5 महीने के बाद तो हो ही जानी सही मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली कि 4-5 महीने बाद सिचुएशन विल बी नॉर्मल लाइक बिफोर कोरोना, लाइक दैट, तो ये हो पाएगी। अदरवाइज तो हमारा एजुकेशन सेक्टर तो एकदम एंड में स्टार्ट होगा, और हमारी जो सिटी है जिसमें हम लोग हैं वो तो सबसे ही आखिरी में स्टार्ट होगी। चलो ये क्लियर है बेटा। 25th पे थॉट दो कि 25th अब आप लोग सोचो क्या होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, हाँ वो सारे क्वेश्चन यूज करेगा रुचर। ये क्लियर है सबको? मैं आ जाऊं आगे? जिसको थोड़ा भी डाउट है एक बार वो सॉल्यूशन देखना बेटा, मतलब सॉल्यूशन देखना क्या, सॉल्यूशन सुनना, वापस से वीडियो देखना और सॉल्यूशन सीखना। क्लियरिटी आनी चाहिए बेटा, एक भी चीज को लाइटली मत छोड़ना, हर एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल भी लूज मत छोड़ना। जिस दिन आपने लूज छोड़ा कि ठीक है यार आ गया था समझ में, कर दिया था, जिस दिन आपने लूज छोड़ा मतलब आप गड़बड़ जा रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। The dedication should be there, otherwise difficult to crack. Does not have distinct real root. Does not have distinct real root. What does this mean? जरा बताओ तो। Does not have distinct real root का मतलब क्या है? D must be what? Less than or equal to zero. Can be equal to zero है ना, उन्होंने उसने ये नहीं बोला कि सेम नहीं हो सकते, सेम हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट रियल नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी चलेगा और रियल एंड इक्वल चलेगा, तो लेस देन और इक्वल टू लूंगा भाई मैं। ठीक है, इन दैट केस व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी। मिनिमम वैल्यू। अब इसमें देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, जरा आप बताओ मेरे को। इसका ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, किस टाइप का बनेगा? अपवर्ड बनेगा, डाउट है क्या इसमें? वही रीजन, क्यों? सी पॉजिटिव, डी लेस देन इक्वल टू जीरो, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? पक्का है बोलेगा कि भाई अगर सी पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस को या तो टच कर रहा है या तो टच भी नहीं कर रहा है, राइट? तो या तो एक्स एक्सिस के पूरे ऊपर आ जाएगा या तो नीचे आ जाएगा, नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सी तो पॉजिटिव है। तो सवाल तो यही उठता है कि सी पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड ही होना चाहिए ताकि ऊपर कट। तो ठीक है यार, ग्राफ मेरा कुछ ऐसा मान लेता हूं मैं कि यार या तो इस टाइप का ग्राफ हो गया, टच करके निकल जाएगा, या हो सकता है ऊपर का ऊपर ही रह जाए, है ना, डिपेंडिंग, क्योंकि डी लेस देन जीरो, ये वाला डी लेस देन जीरो की कंडीशन है और ये डी इक्वल टू जीरो की कंडीशन। चलेगा, दोनों केस में लेके चलता हूं। अब मुझे ये बताओ, क्या मेरे पास एफ ऑफ 3, मतलब मेरे पास अगर मैं 3 पुट करूं, एफ ऑफ 3 नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, वैल्यू लिखता हूं बी इंटू 3 प्लस 6, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आएगा, करेक्ट? ये आ रहा है समझ में? वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने कंक्लूड किया था कि फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स दिस एक्सप्रेशन इज आइदर पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहां पे इक्वल टू जीरो भी आएगा, लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन था क्योंकि आपके पास डी इक्वल टू जीरो की कंडीशन। ठीक है भाई, ये एक्स की सारी वैल्यूज के लिए अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ ही गया है तो ठीक है भाई, 3 के लिए भी आएगा, लिख दिया। तो मेरे पास क्या, ये 9a प्लस 3b प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। 3 मैंने कॉमन ले लिया, आई एम लेफ्ट विथ 3a प्लस बी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है यार, 0 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो चला जाएगा वो। तो 3a प्लस बी प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो 3a प्लस बी को क्या होना पड़ेगा भाई साहब? -2 से बड़ा होना चलेगा। यही तो पूछ रहा था वो, यही तो 3a प्लस बी की। अब इसमें मैंने किसको यूज किया? x इक्वल टू 3 पुट किया, उसमें x इक्वल टू -1 पुट किया था। यहाँ पे वेरिएशन क्वेश्चन शो कर सकता है।
एनालिसिस सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, कोई भी अलग एनालिसिस नहीं है ग्राफिकली, सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू डिफरेंट पुट करना थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे हैं। मतलब ये टिपिकल आप बोल सकते हो जेई मेंस में एक डिसेंट लेवल का क्वेश्चन जो है वो इसमें आएगा। दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन एग्जाम जेई मेंस। महाराष्ट्र सीईटी, बिटसैट, बिटसैट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट महाराष्ट्र सीईटी से नीचे हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो जेई मेंस जेई एडवांस में तो इससे भी ऊपर जाएंगे। जेई मेंस का ये टिपिकल लेवल आप बोल सकते हो कि भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस के लिए। ठीक है, मैंने एक्स इक्वल टू 3 क्यों पुट किया बेटा? मैंने एक्स इक्वल टू 3 इसीलिए पुट किया क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है मेरे पास 3a प्लस बी, वो मेरे पास एक्स इक्वल टू 3 पुट करने से ही यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए। दैट इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन, दैट्स ऑल। हाँ, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया, तो मैं वापस शुरू से समझा रहा हूँ, समझना बेटा। इस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन के इसका जो कैपिटल डी है वो या तो लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। यहां तक समझ में आ गया बेटा सिद्धांत, कि डी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब डी लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये तो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का जब मैंने ये वाला एक्सप्रेशन उठाया, इसका ग्राफ कैसे बनूंगा? अगर डी लेस देन इक्वल टू 0 है तो या तो वो ऊपर के ऊपर निकल जाए या टच करके निकल जाए, राइट? डी इक्वल टू 0 में टच करके निकलता है, और डी लेस देन 0 में ऊपर का ऊपर निकलता है। क्लियर है? हाँ, ये कैसे डिटरमाइन किया कि कॉनकेव अपवर्ड है? तो भाई अगर डी लेस देन इक्वल टू 0 तो दो केस बनते हैं हमारे पास। एक केस तो ये वाला बनेगा और एक केस ये वाला बनेगा, बट इस वाले केस में सी नेगेटिव आएगा, इस वाले केस में सी पॉजिटिव आएगा। मेरे को सी पॉजिटिव दे के रखा हुआ है, तो दैट्स वाई ये वाला केस मेरा नहीं होगा, यही वाला केस होगा जो दोनों केस मैंने यहाँ बनाया। क्लियर? कंक्लूजन समझ में आया? अब ये दोनों केस समझ में ये क्लियर होगा, डी लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये दोनों केस बनेंगे। अब अगर ये ग्राफ है या ये ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ हो, डजेंट मैटर, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, या एक केस में इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कुछ भी पुट करो डजेंट मैटर, ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। करेक्ट है बेटा? ये अभी ये पॉजिटिव आने वाला है, तो जब 3 पुट करूंगा तो भी पॉजिटिव आना चाहिए। करेक्ट? तो मैंने 3 पुट किया और इसको सॉल्व कर दिया। ओके, मतलब ऑब्वियसली अच्छी खासी थिंकिंग यूज हुई है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे, रीजन एलिमिनेट करने पड़े हैं हमको, ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़े हैं, सोचना पड़ा है। तो नो वी आर लेफ्ट विद टू मोर क्वेश्चंस जो जो कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के क्वेश्चन है, विच आई एम नॉट कवरिंग टुडे, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, मतलब नहीं, डाउट सेशन है, सारे स्टूडेंट है भी नहीं, आई थिंक 80% जनता है आज। बट ठीक है, मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग हेवी रहो। आई थिंक कल अपनी वापस क्लास है। कल तक व्हाट आई वांट फ्रॉम योर एंड इज, अगर किसी ने ये शीट नहीं करी है, कंप्लीट करो। प्रीवियस जितनी भी शीट आपको मिली है, अगर आपके पास वेव कर्व की जो भी 5-6 शीटें, एक आधी शीट बाकी है, लास्ट वाली बाकी है, उसको कंप्लीट करो। एक सेशन और अपन एक्स्ट्रा रखेंगे या फिर नेक्स्ट वीक में ही रख लेंगे, तो जो अपने डिस्कशंस हैं वो डिस्कशन सारे कट टू कट चले। देखो मेरी प्लानिंग क्या है अभी के लिए, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये जो पार्ट है मैं असाइनमेंट के थ्रू आपसे करवा रहा हूं, मैं असाइनमेंट के थ्रू आपसे करवा रहा हूँ, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे अगर असाइनमेंट करते रहोगे मेरे, कि जब मैं आपको बुकलेट करने के लिए बोलूंगा तो मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सारी एक्सरसाइज फटाफट खुद से करते जाओगे, सिर्फ डाउट में डिस्कस करूंगा, नहीं बताने की। तो उस लेवल तक मैं आपको असाइनमेंट की हेल्प से पहुंचा दूंगा कि भाई चलो अब आपके पास 150-200 क्वेश्चन है, अब आपके टाइम के हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, अपन नया चैप्टर चालू करते हैं। फिर जो नया चैप्टर चालू करेंगे उस टाइम पे हम इस चैप्टर की बुकलेट डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है? तो दिस इज व्हाट माय प्लानिंग, कि हम धीरे 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 सारी प्रैक्टिस भी कर पाए, वो चीजें समझ भी पाए। तो अभी और क्वाड्रेटिक में टाइम लगेगा, हमको तो लगेगा 8-10 लेक्चर और लगेगा, आराम से चलने देंगे, कोई जल्दी नहीं है अपन को। हमको समझना है चीजें, हमको टाइम में कोई रेस नहीं कर रहे हैं हम कि हमको फर्स्ट आना है, हमको चीजें समझना इज द मेन क्राइटेरिया। ठीक है? चलो विद दिस एंड विद दिस नोट लेट्स एंड द लेक्चर, लेट्स मीट टुमारो देन। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
तो x बिलोंग्स टू 5 में देयर इज नो रियल वैल्यूज पॉसिबल, और x बिलोंग्स टू r का मतलब ये होता है x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। एनी रियल वैल्यू मतलब जो भी नंबर लाइन पे आप नंबर प्लॉट कर सकते हो, जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में, वो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर, ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ जाता है, प्लस इन्फिनिटी यहाँ आता है, और ये जीरो होता है, इस नंबर पे जितने भी, इस लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द रियल नंबर्स। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, तो जब ऑल द रियल नंबर्स ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब ये कि एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकता है, और यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं ले सकता, मतलब नंबर लाइन का एक भी नंबर एक्स को अलाउड नहीं है यहाँ पे लेना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन x बिलोंग्स टू 5, the notation x belongs to 5 means x cannot take any real values, and x belongs to r means x can take any real values। ठीक है, अभी तो वो मॉड वाला जो फंडा बोल रहा है तू, मैंने जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का जो भी हमने फॉर्मूला सीखा है, इसको जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, इसको स्क्वायर कर दो अभी के लिए, स्क्वायर इट। तो जब आप स्क्वायर करते हो तो ये अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और जब होल स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ जो भी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दो। ये मॉड का जो फंडा है, ये मॉड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्यों रिमूव होगा या रिमूव नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 3-4 लेक्चर है, 2-3-4 लेक्चर में हम सिर्फ मॉड ही पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मॉड काम कैसे कर रहा है, ये है क्या एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी। ठीक, तो उस टाइम क्लियरिटी आ जाएगी। अभी के लिए स्क्वायर करो और सॉल्व करो बस।